Hello friends, myself Rupunja Mishra and I'm an advocate and I have also prepared for judiciary. So basically ये चैनल में स्टार्ट कर रहा हूँ एडवोकेट्स के लिए भी और जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए भी, उन सभी लोगों को के लिए जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको मेंटरशिप की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों में टैलेंट होता है पर वो टैलेंट यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल बैकअप्स नहीं होते, उनके पास फैमिली में गाइड नहीं होते, मेंटर नहीं होते जो उनको इस फील्ड से रिलेटेड एडवाइसेस दे सकें। तो इसमें इस वीडियो में हम क्या क्या, इस चैनल पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे अभी। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अगर लिख भी देता हूं तो शायद कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस चैनल का पर्पस। तो आप सभी लोग जो कि जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, जो अपने आप को फाइनेंशियली बैकअप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, लाइफ में जुडिशरी निकालना चाहते हैं, अच्छे एडवोकेट्स बनना चाहते हैं, तो उन्हें शुरू से ही सतर्क होना पड़ेगा। उन्हें पता करना पड़ेगा कि उनकी फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कैसे उन तक पहुंच सकते हैं और उनके रोड मैप क्या होने चाहिए। अगर आपको ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से पता चल जाता है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने गोल को अचीव करना। क्योंकि अगर आप पहले जान लेते हैं कि आपको कैसे क्या करना है तो आप पहले शुरू कर देते हैं। और जब आप पहले शुरू करते हैं तो कोई बहुत तेज भी चल रहा होता है, फिफ्थ ईयर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद बहुत तेज भी शुरू करता है तो वो आप उससे आगे पहुंच जाते हैं। भले ही आपने थोड़ी कम मेहनत की हो लेकिन आपने ज्यादा टाइम से मेहनत की है तो आप उससे आगे निकल सकते हैं। ये जुडिशरी की फील्ड में भी एप्लीकेबल है ये बात और लिटिगेशन की भी फील्ड में एप्लीकेबल है ये बात। और मैं आप लोग की कैसे मदद करने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं आपको वो बताऊंगा इन वीडियोस के थ्रू कैसे मदद करने वाला हूँ। पहली चीज, जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा भी बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, मुझे कोर्ट जाना होता है। अभी मैं MACT कोर्ट से ही आ रहा हूँ, पसीने से लथपथ हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं रोज ये काम टालते जा रहा हूँ तो कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो आज समीर जी से डिस्कशन करने के बाद मैंने ये चैनल शुरू किया है। और इस चैनल के थ्रू हम कैसे सपोर्ट करेंगे जो जुडिशियरी के बच्चे हैं, मतलब जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, उनको हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक चीजें बताएंगे, जैसे सब्जेक्ट शुरू करेंगे, MCQs लगवाएंगे और मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे और सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं। जो सब्जेक्ट बताएंगे जैसे CRPC, IPC, ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ज्यादा लोग मतलब चाहेंगे हम वो सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं जुडिशरी के लिए। और जो बच्चे लिटिगेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम टू टाइम हम वीडियोस लाते रहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम जुडिशरी पे फोकस करते हैं तो अगर हमारा जुडिशरी बाय एनी चांस नहीं निकलता है या फिर वैकेंसी नहीं आती है और 3-4 साल का टाइम लग जाता है जुडिशरी के प्रिपरेशन में, इंटरव्यू से वापस आते हैं तो हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उस टाइम अगर हम 4 साल के बाद प्रैक्टिस में उतरते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम फ्रेशर्स की तरह स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपने 4 साल जुडिशरी की प्रिपरेशन करी और आप कोर्ट में जाते हैं और आपने 2018 में लॉ पास आउट किया था। अब आप 18 से 4 साल तक प्रैक्टिस नहीं किए, 2022 तक, और 23 में आप जा रहे हो प्रैक्टिस करने, तो जो 2020 वाला भी होगा वो भी आपके सामने सीनियर होगा। तो उसमें और थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है ये सीन। तो हमें करना क्या है कि हमें फोकस करना है कि जब हम जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एडवोकेसी कैसे की जा सकती है, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। उसके लिए भी टाइम टू टाइम मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले लॉ की फील्ड में जो बच्चे शुरू कर रहे हैं, अभी जो फर्स्ट ईयर में है, जिन्होंने एडमिशन लिया है, या फिर जो अपने 4th ईयर या 5th ईयर में है और जिन्हें ये नहीं पता है कि लॉ के बाद स्कोप क्या क्या है। तो देखिए, जब हम लॉ शुरू करते हैं तो हमें हमारा एक डिराइविंग फोर्स होता है, क्योंकि एडवोकेसी एक बहुत पावरफुल पोजीशन है और साथ ही में इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। कई सारे लोगों का जीवन का दारोमदार आपके कंधे पे होता है। अगर आप जज हैं तब भी और अगर आप एडवोकेट हैं तब भी आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। तो अगर हम फर्स्ट ईयर से ये चीजें इनकलकेट करते हुए चलेंगे, 5th ईयर पे छोड़ के नहीं चलेंगे, तो हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और समय के साथ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे होते हैं, चाहे हमें जज बनना हो या फिर वकील बनना हो, अगर हम सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं तो दिक्कत ये आ जाती है कि 5 साल तक हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं और फिर 5 साल बाद प्रैक्टिकल करते हैं, और ये क्या होता है, एक गैप क्रिएट कर देता है। और जब हम प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं तब भी हमें 4 साल 5 साल का टाइम लग जाता है सीखने में, एक एक चीज को मास्टर करने में। थैंक गॉड लाइट आ गई। एक ही चीज को मास्टर करने में काफी टाइम लग जाता है। तो हमारा जो पोर्शन होता है, अगर हम जुडिशियल एस्पिरेंट हैं
तो हम 5 साल 4 साल तैयारी करते हैं, फिर उतरते हैं, फिर 4 साल सीखते हैं और 5 साल का लॉ करते हैं। तो 5 5 10 5 15 साल, लगभग ये 15 साल हमारे चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम 15 साल बाद स्टार्ट कर रहे हैं। और यही अगर आपको पहले दिन से पता हो कि आपको कैसे स्टार्ट करना और सारी चीज़ों को साथ में कैसे लेकर के चलना है, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि लॉ अगर आपने किया है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, लॉ की फील्ड में कितनी अर्निंग होती होगी। बहुत सारे लोग लॉ अभी ढूंढ रहे होंगे कि लॉ कैसे करते हैं, लॉ करने के बाद बनते कैसे हैं वकील, कोई एग्जाम होता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम डिस्कस करेंगे, चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, लीगल थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं और सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं अगर BA-LLB ऑनर्स कर रहे हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी होती हैं, बट इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको लाइफ में एंटर करने के बाद ही मिलेगा। जुडिशरी में या फिर एडवोकेसी में या फिर किसी भी फील्ड, कॉर्पोरेट में भी जा रहे हैं तो आपको उसके बाद ही प्रैक्टिकल इसको समझने को मिलेगा। वरना थ्योरी रटेंगे और एग्जाम में लिख के आएंगे और फिर उसका मतलब वहीं पे खत्म हो जाएगा। और साथ ही में अगर आप ये करते हैं कि थ्योरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल जाके कोर्ट्स में करते हैं तो वो चीज़ें लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगी। तो ये आपको जुडिशरी के लिए भी हेल्पफुल होगा और एडवोकेसी के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स या फिर जो अभी 12th के बाद लॉ करना चाहते हैं उनके पास क्या क्या स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी है। तो मैं कुछ लिमिटेड स्कोप की बात करूंगा। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब हम देते हैं तो हम जुडिशरी पे फोकस करते हैं, RBI पे फोकस करते हैं, SBI पे फोकस करते हैं, बैंकिंग एग्जाम पे फोकस करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। आप भेल का भी एग्जाम दे सकते हैं, नवरत्न कंपनी में भी अपॉइंट हो सकते हैं, उसके लिए आपको LLM का एग्जाम देना पड़ता है। तो आप जुडिशरी में जब आप लॉ की फील्ड में एंटर कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में आपको स्कोप पता है तो अपने गोल से अलाइन होकर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और उसके हिसाब से मेहनत कर सकते हैं। ऑन द अदर एंड अगर आपको ये पता ही नहीं है, लॉ में एंटर करने के बाद आप 5th ईयर के बाद डिसाइड करने वाले हो कि आपको क्या करना है, तो शायद आप बहुत देर कर दोगे और शायद तब ये पॉसिबल भी नहीं होगा इस तरह से सीख पाना, इतना ज़्यादा टाइम लेके सीख पाना। तब आपको जल्दी में चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो ये एक ड्रॉबैक होता है लेट स्टार्ट करने का। लेट्स सपोज आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, सारे स्टेट्स के सिलेबस देखने हैं और आपको लगता है कि कौन से स्टेट में आपके लिए बेटर होगा। जैसे 2-3 स्टेट एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए और कोशिश करिए कि यूपी को ना एम करें, क्योंकि यूपी का सबसे वाहियात एग्जाम होता है। यहाँ पे GS भी एकदम घटिया पूछी जाती है और लॉ का कोई लेवल नहीं होता। मतलब यहाँ पे अलग ही तरीके के लोग आते हैं, यूपी जुडिशरी का कोई लेवल नहीं है, उसको जबरदस्ती का टफ बनाया जाता है। सिलेबस से हटा के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए एग्जाम टफ हो जाता है। तो बेसिकली यूपी जुडिशरी का कोई सिलेबस नहीं है और कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है। इनके लॉ के क्वेश्चन देखेंगे तो कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा भी आराम से 100-200 नंबर लेके आएगा। और मैं अभी रिसेंट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पहले तो ठीक था, इसके पहले जो एग्जाम होते थे ठीक थे। तो अगर आपको सही में जज बनना है और आपको बेकार जज या फिर बेकार जगह का जज नहीं बनना है तो आप यूपी को मत फोकस करिए, क्योंकि यूपी टैलेंटेड लोगों के लिए नहीं है। टैलेंटेड लोगों के लिए है दिल्ली जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी, MP जुडिशरी भी दे सकते हैं, बट यूपी को नहीं फोकस करना आपको, क्योंकि यूपी के सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेकार चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जिसको पढ़ना है यूपी के बारे में तो मैं वो भी बताऊंगा। मेरे पास मटेरियल्स रखे हुए हैं यूपी के, क्योंकि मेरे पास करंट अफेयर्स के जो नोट्स थे वो लगभग 700 पन्ने के हैं और वो अब स्टैटिक बन चुके हैं, अब वो स्टैटिक GK हो चुके हैं जो मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। और 5 साल बाद वैकेंसी निकालते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इनका कि कैसे एग्जाम लेना है कैसे नहीं लेना है। एग्जाम के एक दिन पहले पेपर सेट कर देते हैं और शायद ये लॉ की बुक्स का इंडेक्स से आगे बढ़े भी नहीं है इस बार और तो ये एक फ्रस्ट्रेटिंग एग्जाम होगा और यूपी का एग्जाम किसी मतलब का भी नहीं है। तो आप यूपी हटा के अगर इंडिया में अदर स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस करें तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप थोड़ा रेगुलराइज वे में, थोड़ा सा पैटर्न वे में पढ़ पाएंगे। पर यूपी तो नहीं करना चाहिए। जुडिशरी की अगर आप तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले अपने दिमाग से यूपी निकाल दीजिए। सबसे वाहियात, सबसे बेकार एग्जाम यूपी का होता है। उसके बाद आते हैं, चलिए MP का दे दिया, दिल्ली का दे दिया। दिल्ली में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जज बनने लायक क्वेश्चन आते हैं, जिन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको लगे कि हाँ ये जजेस को आने चाहिए, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी की तरह नहीं कि डम विटनेस बताओ, रिटन एविडेंस देता है कि ओरल एविडेंस देता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है। बहुत घटिया मतलब कोई लेवल नहीं है क्वेश्चन का, एकदम डाउनग्रेडेड क्वेश्चन। किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स में क्या है, सबको याद हो जाता है। जिसने भी 10-15 दिन किताब पढ़ी है ना वो कर लेगा।
तो जुडिशरी को मतलब यूपी जुडिशरी को रोस्ट करने के बजाय हम आगे डिस्कस करते हैं। आप फोकस कर सकते हैं मध्य प्रदेश पे, राजस्थान पे, हरियाणा पे, छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ का पेपर बहुत अच्छा आता है, और दिल्ली तो आपका है ही, ठीक है। तो आप जुडिशरी का एग्जाम एक तरह से दे सकते हैं। उसके बाद से आपके पास सीबीआई का पेपर होता है। सीबीआई में आपका केवल इंटरव्यू होता है और मेंस होता है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ सीवी आपको बना के भेजनी पड़ती है, जिसके बाद आप ऑप्ट होते हैं और वहाँ पे सेलेक्टेड हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, अगर आपका एग्जाम सही जाता है तो। और सीबीआई के बाद आप सेबी का भी एग्जाम दे सकते हैं। बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो कॉम्पिटेटिव फील्ड में इतने सारे एग्जाम्स हैं जिसकी आप लगातार एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और की टू सक्सेस क्या है ना, कि अगर आप रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, 10 एग्जाम में फेल हो रहे हैं, 12 में फेल हो रहे हैं, तो हो सकता है 14वें में पास हो जाए, क्योंकि वैरायटी ऑफ एग्जामिनेशन है। बट आपको सिलेबस सबका नहीं कवर करना। सिलेबस केवल कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, और एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप बाकी सब्जेक्ट्स देख लीजिए, और आपको 3 स्टेट्स एक साथ फोकस करने हैं। तो ये स्ट्रैटेजी होगी जुडिशरी के लिए। फिर बात करते हैं हम लिटिगेशन के बारे में। तो लिटिगेशन भी 2 टाइप की है, अभी 3 टाइप की है बेसिकली, मैं 2 टाइप की मानता हूँ। सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन, और एक है कॉर्पोरेट लिटिगेशन, जिसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो सिविल लिटिगेशन में क्या होता है कि आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सिविल लिटिगेशन अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सीपीसी की जो बुक है वो भी बहुत बड़ी है, मतलब इसमें ऑर्डर्स 51 ऑर्डर्स हैं और सेक्शंस 152 हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऑर्डर्स में रूल है, जैसे ऑर्डर 21 की बात करें तो उसमें 106 रूल्स हैं, और उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट हैं जो जुडिशरी में पूछे जाते हैं, और इसी तरह सीपीसी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन हमारे पास चैलेंज ये नहीं है कि हम डिफिकल्ट जो टफ चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं, या फिर हम सीपीसी नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर हम क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर सकते, या फिर हम केस नहीं लड़ सकते, या फिर केस जीत नहीं सकते। ये चैलेंजेस नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिविल लिटिगेशन में चैलेंज ये है कि हमारे पास केसेस कम आते हैं सिविल लिटिगेशन के। सारे इंसान जो कि लॉ के बारे में जानते हैं या फिर लॉ के फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनका केस होता है, वो सोचते हैं कि जो ज़्यादा समय से प्रैक्टिस कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा केस लड़ेगा, तो वो उनके पास लेके जाना चाहते हैं, आपके पास नहीं लेके आना चाहेंगे। तो सिविल लिटिगेशन में सबसे पहले जो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है ना, वो खत्म हो जाती है, तो आपको बैकअप नहीं मिलता है सिविल लिटिगेशन करने के लिए। सेम चीज़ अप्लाई होती है क्रिमिनल लिटिगेशन के पास। कोई भी जाना चाहेगा तो एक मजबूत वकील के पास जाना चाहेगा, कोई भी फ्रेशर्स के पास नहीं जाना चाहेगा। इसलिए क्रिमिनल लिटिगेशन भी थोड़ा सा फाइनेंशियली बैकअप नहीं करता है, और थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, 5 साल 6 साल। अगर आप एक अच्छी फैमिली से हैं, नोबल फैमिली से हैं, और आपके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से क्योंकि एक नोबल प्रोफेशन है, यहाँ लोग पैसे कमाने के लिए नहीं आते हैं वकालत में। ये बहुत ही महंगा शौक भी है वकालत का। आपको पैसे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इस पर डिपेंड नहीं हो सकते कि मुझे इसी से पैसे मिलेंगे। अनटिल एंड अनलेस आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस हो, 10 साल का, 8 साल का, तब तक आप इस पर पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते। हो सकता है आपको शुरुआती दौर में, जैसे मुझे बहुत पैसे मिल गए थे थोड़े इधर उधर से, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख शुरू में मिल गए थे क्रिमिनल केसेस लड़के, कॉर्पोरेट केसेस लड़के, तो लेकिन वो पैसे फिक्स नहीं होते हैं। हो सकता है साल भर में आपके 50,000 आए और आपने वो 50,000 6 घंटे में कमाए हो, लेकिन वो साल भर आपको उसी को चलाना हो, नेक्स्ट क्लाइंट ही नहीं आ रहा है, तो आप बैकअप नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली फिर आप कॉर्पोरेट की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अब कॉर्पोरेट में भी सबको नहीं लेते हैं, वो अपने ब्रांड्स ढूंढते हैं, जैसे कि NLUs के बच्चे हो गए, और ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को लेते हैं कॉर्पोरेट वाले। लेकिन ऐसा भी पूरी तरह सच नहीं है। अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो फिर आपके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल्स होनी चाहिए। वो स्किल जो आप कॉर्पोरेट को दिखाएंगे, किसी फर्म को दिखाएंगे, और वो अट्रैक्ट होगी, और फिर आपकी CV को देखेगी, CV अट्रैक्टिव होगी, और फिर वो आपको कॉल बैक करेंगे। तो ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन CV में स्किल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास ब्रांडिंग है और स्किल्स नहीं है तो भी आपकी CV रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपके पास स्किल्स हैं, ब्रांडिंग नहीं है, तो आपकी CV सेलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, तब भी रहते हैं। तो इसलिए आपको स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा। जब आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आप कौन सी फॉर्म में जाना चाहते हैं। अमरचंद मंगलदास में जाना चाह रहे हो, ब्रिटानिया में जाना चाह रहे हो, किस में जाना चाह रहे हो, खैतान में जाना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से अपनी स्किल को डेवलप करोगे शुरू से लेके 5th ईयर तक, और तब जाके आपका जो है CV बनेगी, उस हिसाब से ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा, और फिर जाके आप सेलेक्ट होगे। तो कॉर्पोरेट में बेसिकली आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो कॉर्पोरेट में जैसे मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स में बताया कि जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम होते हैं, CBI का एग्जाम होता है, SEBI का एग्जाम होता है, उसी तरह आप कॉर्पोरेट में भी
एग्जाम्स तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे सीवी सबमिशन होता है और थोड़े बहुत एटीट्यूड मतलब एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं और इंटरव्यू होता है। कई सारे टॉप लॉ फर्म्स में 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं। तो उसमें जाने के लिए कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं? सबसे पहले आप टीयर 1 लॉ फर्म में अपनी सीवी सबमिट कर सकते हैं। टीयर 1 लॉ फर्म को एम कर सकते हैं, क्योंकि टीयर 1 लॉ फर्म जो पेमेंट देती है वो 15 से 18 लाख पर एनम देती है। तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव इनकम होती है एक फ्रेशर के लिए। और अगर आप टीयर 2 लॉ फर्म में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1 लाख पर मंथ मिल जाता है। ये भी अच्छा अमाउंट है। ठीक उसी तरह अगर बुटीक लॉ फर्म में जा रहे हैं आप, तो बुटीक लॉ फर्म में 50,000 60,000 ऐसे मिल जाते हैं। फिर इन हाउस काउंसिल्स के लिए जा सकते हैं। इन सभी में कॉर्पोरेट के वकील रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये था एक बेसिक सजेशन और बेसिक मेंटरशिप, बेसिक गाइडेंस उन सभी लोगों के लिए जो अभी लॉ की फील्ड में एंटर कर रहे हैं या फिर जो एंटर करना चाहते हैं। और इसी तरह की मैं गाइडेंस देता रहूंगा। और अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, बाद में जुडिशरी के सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, फिर स्टेप वाइज हर स्टेट की जुडिशरी के बारे में बताऊंगा और फिर एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलूंगा। आपका जो भी स्टेट फोकस्ड होगा, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उस हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट के लिए मैं बताता रहूंगा कि कैसे कैसे आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, कॉर्पोरेट के लिए आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया और जिन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि आप जुडिशरी के लिए वीडियो बनाइए, आप नए स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाइए और आप उन लोगों की मदद करिए जो अभी इस फील्ड में स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। मैं उनका बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बोला कि ये काम करने को, वीडियोज़ बनाने को, क्योंकि उन्हीं के कहने की वजह से शायद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इतने बिजी रूटीन के बाद भी, कोर्ट से आया हूँ, थका हुआ हूँ, पसीना हो रहा है, लेकिन फिर भी एक आप ये समझ लीजिए कि चैरिटी की तरह ही है कि मुझे थोड़ा सा हेल्प करना है, सपोर्ट करना है उन सभी लोगों को जो लोग डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और वो मेरा मेन फोकस रहेंगे। तो इस तरह से हम इस चैनल को आगे लेके जाएंगे और आप सभी इस चैनल से जुड़िए। अगर आप भी बिलीव करते हैं कि आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं लोगों की, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे साथ अभी समीर जी जुड़े हुए हैं और वो भी हमारी मदद कर रहे हैं वीडियोस बनाने में और पर्सपेक्ट देने में इस चैनल को, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, साइनिंग आउट।